नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन। जैसा कि आपको पता है कि रामधारी गुप्ता खंड 1 की सीरीज चल रहा है यहाँ पे, जिसमें एक्सरसाइज 1 से लेकर 100 तक के सभी डिक्टेशन को प्रैक्टिस कराया जाएगा और इस क्रम में ये हमारा 10वां वीडियो है। इससे पहले 9 वीडियो हमने अपलोड किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको क्रम वाइज हर एक्सरसाइज की वीडियो मिल जाएगी और आप आसानी से प्रैक्टिस कर पाएंगे। वीडियो इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगर आप हमारे लिंक या ग्रुप से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके फिर उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है study4stenographer@gmail.com। तो दोस्तों ये 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। एक्यूरेट आपका 100 आएगा, ठीक है। किताब का 100 होगा जिसमें आपका पंक्चुएशन भी शामिल किया गया है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस जो है 11 से 12 मिनट का करना है ताकि 10 मिनट का डिक्टेशन बहुत आसानी से लिखा जाए। इस क्रम में 10वां वीडियो है। आपको डेली मॉर्निंग में 7 बजे और इवनिंग में 7 बजे वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग प्रैक्टिस के लिए तैयार रहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानती हूँ कि बहुत से जो हमारे भाई हैं उनकी ओर से शिकायतें आई हैं और यहाँ बातचीत चलती रहती है कि हम अपने इलाके में सफाई बंद कर देंगे, परंतु यह विषय स्वायत्त शासन संस्था के सहयोग से नहीं हो पा रहा है जैसी कि हमें आशा है और मैं समझती हूँ कि राजनैतिक दल स्वास्थ्य के विषय में ध्यान रखते हैं, क्योंकि यह मानवता के लिए बहुत आवश्यक है और इसमें राजनीति का कोई रंग नहीं आना चाहिए, ऐसी मेरी आशा है। मैं अनुरोध करूंगी कि सदस्यों की जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए दिल्ली प्रशासन कोई ऐसी नीति अपनाने की कोशिश करे जिससे नगर निगम का यदि कोई काम हो तो उस विषय में हमारा नगर निगम के साथ एक सहयोगपूर्ण वातावरण पैदा हो, मगर इस वातावरण में राजनीति ना आने पाए। हमारे सामने एक उद्देश्य हो कि हमें जनता का काम करना है, क्योंकि जनता के लिए हम चुनकर आए हैं। इसमें पार्टी का कोई प्रश्न नहीं है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि अनाथ बच्चों के लिए जो इस बजट में प्रावधान किया गया है कि उनके लिए केंद्र बनाए जाएंगे, तो मैं समझती हूँ कि इन केंद्रों के साथ साथ बेसहारा महिलाओं के लिए जो कि समाज से तिरस्कृत हैं, ऐसी महिलाओं के लिए जगह जगह इस प्रकार के केंद्र खुलने चाहिए जहां उन्हें रोजगार सिखाया जाए और साथ ही साथ आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने की तरफ भी प्रयत्न किया जाए। इस विषय में मेरा एक सुझाव है कि जो बच्चे अनाथ हैं, जो बेसहारा महिलाएं हैं, उनकी तरफ हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि जो अनाथ बच्चे हैं, जो समाज से तिरस्कृत हैं, जिनको अवहेलना की दृष्टि से देखा जाता है, उनके लिए केंद्र बनाए जाएं और उन केंद्रों में वह अधिकारी रखे जाएं जिनके संरक्षण में वह कार्य सीखें, पढ़े लिखें। यदि इसमें बाहर के सदस्य हों तो वे ऐसे होने चाहिए जिनका जीवन सरकारी सेवा में ही बीता हो। ऐसे योग्य लोगों से सहायता लीजिए। यदि इसमें असामाजिक तत्व घुस गए तो फिर हमारा पैसा ऐसे ही खर्च हो जाएगा और जो नीति हमने बनाई है वह असफल हो जाएगी, जिसका परिणाम यह होगा कि हम उस नीति को कार्य रूप में परिणत नहीं
कर सकेंगे, इस बात पर कोई मतभेद नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, रूस में भारत के जो मानचित्र प्रकाशित हुए हैं उनमें भारत के कुछ हिस्से को सही तरीके से नहीं दिखाया गया है। इसको सरकार भी मानती है और इस विषय पर कोई मतभेद नहीं है। प्रश्न यह है कि अगर किसी देश ने हमारे देश का गलत मानचित्र प्रकाशित किया है तो एक सरकार के रूप में भारत सरकार का जो कर्तव्य है उसने उसको निभाया है या नहीं, और अगर निभाया है तो किस प्रकार से निभाया है। जब भारत सरकार का ध्यान इसमें प्रकाशित उस मानचित्र की ओर दिलाया गया जिसमें हमारे देश के कुछ भाग को गलत ढंग से दिखाया गया था, तो उसने 1956 में ही, जबकि न तो भारत और चीन की सीमा का प्रश्न पैदा हुआ था, इस बारे में रूस ने विरोध किया। इसके बाद भारत सरकार ने लगातार 4 बार रूस सरकार से लिखित रूप से विरोध किया कि हमारे मानचित्र को ठीक से नहीं दिखाया गया है। जिस मानचित्र को लेकर यह चर्चा हो रही है, जब उसकी ओर भारत का ध्यान गया तो उसने जून, जुलाई और अगस्त में लगातार 3 बार अपने राजदूत के माध्यम से और रूस के जो अधिकारी हमारे देश में आए उनसे बातचीत करके रूस का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि उसने इस देश का मानचित्र ठीक नहीं दिखाया है। प्रश्न यह है कि जिस मानचित्र के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में हमें चिंता होनी चाहिए या नहीं। मैं समझता हूँ कि अगर दुनिया का कोई भी देश हमारा मानचित्र सही ढंग से नहीं दिखाता है तो स्वाभाविक रूप से देश को उसके बारे में चिंता करनी चाहिए। हम अपने कर्तव्य से नहीं चूक सकते हैं, लेकिन जहाँ तक इस चर्चा का संबंध है, मैं माननीय सदस्य की प्रशंसा करता अगर वह उन समस्त देशों का जिक्र करते और निंदा करते जिन्होंने हमारे मानचित्र को गलत ढंग से दिखाया है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान को शिकायत है उसके मानचित्र को केवल रूस, इराक और मिस्र ने ही नहीं बल्कि अमेरिका ने भी गलत दिखाया है। जिस कश्मीर को हम भारत माता का ताज और मुकुट कहते आए हैं, जिसे हम कहते हैं कि वह इस धरती पर हमारा स्वर्ग है, उस इलाके को बिल्कुल उनकी दया और कृपा पर छोड़ दिया गया है। यह बात उत्साहवर्धक नहीं है। महोदय, मैं दिल्ली के संबंध में भी कुछ कहना चाहता हूँ। अब दिल्ली चूँकि केंद्र शासित क्षेत्र है और दिल्ली को केंद्र शासित क्षेत्र माना गया है, तो स्वभावतः दिल्ली वालों को यह आशा थी कि केंद्र से शासित होने से यहाँ पर उन्नति होगी और यहाँ के लोगों को कुछ सुविधा मिलेगी, संतोष प्राप्त होगा। किंतु मैं यह देख रहा हूँ और लोगों में भी
यह भावना बढ़ती जा रही है कि जब से यह केंद्र शासित क्षेत्र हुआ है तब से शासन में निरंकुशता आने लगी है और लोगों की ओर ध्यान कम दिया जाने लगा है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि दिल्ली प्रशासन के पुनर्गठन के ऊपर पुनः जोर दिया जाना चाहिए और हो सके तो उसके लिए एक समिति बैठा दी जाए और उसके लिए सोचा जाए कि दिल्ली का प्रशासन किस तरह का होना चाहिए। मैं चाहता हूँ दिल्ली के प्रशासन के संबंध में आप विचार करें। भ्रष्टाचार के संबंध में यहाँ बहुत कुछ कहा गया है, मैं पुनः उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ, किंतु इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि आज देश में जनता का जो नैतिक स्तर है वह दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। सरकार को यह सोचना चाहिए कि उनका वह नैतिक स्तर किस प्रकार उठाया जाए और किस तरह से लोगों की भावनाएं बदली जाएं, किस तरह से लोगों में अनुशासन रह सके, इसके लिए सोचना अत्यंत आवश्यक है। जब भ्रष्टाचार की बात कहते हैं तब यह तो सभी मानते हैं कि भ्रष्टाचार है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भ्रष्टाचार मौजूद है। छोटे से अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी तक यह फैला हुआ है। भ्रष्टाचार केवल प्रशासन में है ऐसी बात नहीं है, वरन यह लोगों में भी फैला हुआ है। जब करों की अदायगी का प्रश्न आता है तब लोग दो खाते बना लेते हैं और आयकर की चोरी करने का प्रयत्न करते हैं और कर से बचने के लिए भ्रष्टाचार करती हैं। समाप्त। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस करेंगे। किताब का 100 का स्पीड है जिसमें आपका पंक्चुएशन भी शामिल है। एक्यूरेट 100 का ही स्पीड है, ठीक है। तो सभी लोग इसको प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों अगर आप डेली एजुकेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव में कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।